हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 में हमने पढ़ा पहला अनुच्छेद क्या था, भारत का नाम इंडिया या भारत होगा। अनुच्छेद 2 क्या था, विदेशी सीमाओं को अपने में मिलाना। भाग 3 क्या था, अपनी सीमाओं में परिवर्तन संसद कर सकती है। अनुच्छेद 4 में क्या था कि अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन को 368 से बाहर रखा गया है और इसमें क्या है 50% साधारण बहुमत से यह बिल पास हो जाएगा और राष्ट्रपति इसमें हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, अन्यथा ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 22 भाग मैंने बताया था कि भारतीय संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची 395 अनुच्छेद हैं। जब पहले संविधान मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में है 12 अनुसूची। पहली अनुसूची जोड़ी गई थी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत, दूसरी जोड़ी गई थी 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत, तीसरी जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत और 12वीं जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993। हाँ, 93 में जोड़ी गई थी। 93 में दोनों जोड़े थे, 11वीं 12वीं, 11वीं 73वें संविधान संशोधन, 12वीं 74वें संविधान। यानी ये संविधान का भाग 1 हमने पढ़ लिया, यानी अध्याय 1 पाठ 1 हमने पढ़ लिया संविधान का। आज हम पढ़ेंगे भाग 2 पार्ट 2। पार्ट 2 में दोस्तों क्या है, जो भारतीय संविधान है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पार्ट 2 में जब आप देखेंगे तो उसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है कि जैसे हम लोग नागरिक हैं या नहीं। उसमें नागरिकता के विषय में पूरी चर्चा की गई है। अगर तो हम उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे समाप्त होती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारे लोग थे, कई विदेशी अंग्रेज बहुत लोग थे, तो क्या सबको नागरिक मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे नागरिक बनते हैं। देखिए 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो पर्सन, साधारण पर्सन, व्यक्ति। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति ताजमहल आगरा ताजमहल देखने आया तो वो नागरिक नहीं होगा भारत का, वो घूमने आया है, साधारण व्यक्ति है, उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। और दूसरा होता है सिटीजन, नागरिक। ये नागरिक है। देखिए जो बाहरी व्यक्ति है, ऐसा नहीं कि कोई पाकिस्तान से आया आप उसे मारे कूटें गाली गलौज करें, बिल्कुल गलत। अगर आप ऐसा करेंगे तो सरकार या कानून आपको दंड देगी इस विषय में। ऐसा नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे देश आया है तो आप उसको गाली गलौज करें, मारे पीटे, बिल्कुल गलत है। नागरिकता का मतलब जैसे हम नागरिक हैं तो हमें उनसे कुछ विशेष अधिकार मिले हैं, हमें विशेषाधिकार प्राप्त है। आपने देखा होगा वोटर आईडी कार्ड, वो हमारे नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रारूप है कि हम भारत के नागरिक हैं। नागरिकता में क्या है, जैसे विदेशी व्यक्ति जो है का नागरिक नहीं, ऐसा नहीं कि आप उसे जीने नहीं देंगे। कोई बाहरी व्यक्ति विदेश का आके रह रहा है, वो नागरिक नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मारे पीटे गाली गलौज, उसे जीने का, उसे बिल्कुल जीने का अधिकार है, बिल्कुल जीने का अधिकार है, उसे बहुत सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बशर्ते नागरिक में उसमें अंतर क्या है, देखिए वो किसी सरकारी पद में, बड़े पद में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, किसी बड़ी नौकरियों में नहीं जा सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, वोट नहीं दे सकता। ये कुछ चीजें हैं जो नागरिक को ही प्राप्त है, ये अधिकार। एक होता है सिटीजन के अंदर ही माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक 2 प्रकार से होते हैं, एक जातीय आधार पर अल्पसंख्यक, एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक। नागरिकता के मतलब नागरिक के अंदर ही आते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, जो सिटीजनशिप है पार्ट 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें कितने अनुच्छेद हैं? उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक, यानी टोटल 6 अनुच्छेद हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, टोटल 6 अनुच्छेद हैं। कहां से कहां तक भाग 2 अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में भाग 2 में कितने अनुच्छेद है, तो 6। कहां से कहां तक? 5 से 11 तक। दोस्तों इन 5 से 11 तक के अनुच्छेदों में हमें केवल नागरिकता के विषय में पढ़ने को मिलेगा कि कौन का भारत का नागरिक है, कैसे है, कौन नहीं है, किस तरह नागरिकता ली जा सकती है, किस तरह नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है, हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 का मतलब, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या लिखा है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान का प्रारंभ मतलब संविधान हमारा कब लागू हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारा संविधान पूरी तरह से देश में लागू हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है,
तो ये आप ये समझिए कि जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सारे विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ रह रहे थे, तो क्या सबको नागरिक मान लिया जाएगा, सबको भारतीय नागरिकता मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं। कई आतंकवादी, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया है, संविधान लागू हुआ, वो कहेगा भैया हम भी नागरिक है? बिल्कुल नहीं। इसमें कुछ नियम है। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसे दी गई थी, किसे दी जाएगी, ये हमें मिलता है किसमें? अनुच्छेद 5 में। इसमें देखिए 3 पॉइंट है मित्रों। पहला, उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है वह भारत का नागरिक है। साधारण तौर पर अगर आप भारत में रह रहे हैं, भारत में ही आपका जन्म हुआ तो आप नागरिक हैं, अन्यथा नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जिस उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। जैसे मान लीजिए कि आप विदेश में रहते हैं, विदेश चले गए, सान फ्रांसिस्को अमेरिका, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करके अंग्रेजों का विरोध, वहां भी हर जगह कई जगह अंग्रेजों का विरोध चल रहा था। भारत से बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी विदेश गए हुए थे, क्या उनको, उनके बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी? मान लीजिए वो 2-4-10 साल वहां रहे, वहां उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, वो भारत के लिए ही वहां गए थे लड़ने के लिए, क्या उनको नागरिकता नहीं मिलेगी? नागरिकता बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि उन्हें अनुच्छेद 5 के बी, जो बी में लिखा है, उसके माता पिता का जन्म भारत में, उसके आधार पर उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता का जन्म तो भारत में हुआ है, वो चले गए थे, जन्म वहां हुआ, लेकिन उसको नागरिकता मिलेगी। तीसरा पॉइंट यह है कि संविधान लागू होने से पहले, मतलब संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष पहले भारत में, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। कहने का मतलब कोई विदेशी व्यक्ति है, पाकिस्तान का व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई अमेरिका का व्यक्ति है, वह 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से रह रहा है, तो उसे यहां का नागरिक माना जाएगा, क्योंकि हमारा संविधान उसे नागरिकता देता है। हमारा संविधान कहता है, अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ है कि संविधान लागू होने से, यानी 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से अगर कोई व्यक्ति भारत में रह रहा है तो वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, अब देखिए इनमें से, इन 3 में से एक शर्त उसका जन्म भारत में हुआ हो, उससे नागरिक माना जाएगा। दूसरी शर्त उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, नागरिक माना जाएगा। अथवा 26 जनवरी 1950 कहने का मतलब यह है कि संविधान लागू होने से पहले, यदि आप संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहे हैं तो आप भारत के नागरिक होंगे। आप इनमें से 3 में से कोई एक शर्त पूरी कर रहे हो तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। यह कह रहा है हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5। क्या कह रहा है कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त, 3 शर्तों में से अगर आप कोई एक शर्त पूरी करें तो आप भारत के नागरिक हैं। मित्रों चलते हैं क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 6 में, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मित्रों देखते हैं आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 5 में हमने जान लिया कि भारत की नागरिकता कैसे मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। मान लीजिए जब देश का विभाजन हो रहा था तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग भारत आ गए, तो क्या सबको नागरिकता दे दी जाएगी? इसके लिए भी नियम है। ये जो 6 और 7 अनुच्छेद हैं वह वर्तमान स्थिति को देखते हुए, यानी उस समय की स्थिति को देखते हुए तत्काल में बनाए गए थे। अब इनका कोई मतलब नहीं रह गया, अनुच्छेद 6 और 7 का मतलब नहीं रह गया, ना ये पूछे जाते। लेकिन हम पढ़ लेते हैं कि क्या था। ये उस समय की स्थिति को देखकर तत्काल में बनाए गए थे, ठीक है। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। जैसे मान लीजिए बंटवारा हुआ, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से में उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, भारत आना चाहते तो उनके लिए नियम कानून क्या थे उस समय के पढ़ते हैं। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी? इसके 2 नियम थे भैया। कौन कौन से? 19 जुलाई 1948, ठीक है। ये क्या था? 19 जुलाई 1948 से कौन सी डेट है भैया? ये डेट है, इस समय एक परमिट बनाया गया था 19 जुलाई 1948 को, एक परमिट सरकार ने बनाया, क्योंकि जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाया, वहां मार कूट शुरू हुई भयंकर, तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार भारत बहुत अच्छा था, भारत हमें पहुंचना चाहिए। तो इस तरह में भारत आते गए तो सरकार ने सोचा कि यार इसके लिए अगर हम कोई कानून नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो कोई भारत में आएगा सबको नागरिकता देनी पड़ेगी। कैसे?
क्योंकि जब पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था, पूरा भारत एक था, तो उनके माता पिता के जन्म तो भारत में ही हुआ था। तो अनुच्छेद 5 के में लिखा है कि माता पिता का जन्म हुआ हो भारत में अथवा उसका जन्म हुआ हो। तो मान लीजिए माता पिता का जन्म तो स्वाभाविक है भारत में ही हुआ, जब पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। तो बहुत सारे लोग आते गए, उनको अच्छा ना लगा तो सरकार ने एक नियम बनाया कि इस तरह में दिक्कत बढ़ जाएगी। सरकार ने नियम बनाया, एक परमिट बनाया। कब बनाया? 19 जुलाई 1948 को। सरकार ने कहा कि भैया यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आप भारत आ गए, आजाद कब हुआ था देश हमारा? 15 अगस्त 1947 को। ये परमिट कब बनाया गया? जब ये तांता लग गया पाकिस्तान से लोगों का आने का और भारत से जाने का, तो जो आने वाले लोग थे पाकिस्तान से उसके लिए परमिट बनाया गया। 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सरकार ने बनाया। उस समय सरकार में प्रधानमंत्री जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, तो उसमें दो नियम बनाए गए कि 19 जुलाई 1948 यानी जो परमिट जिस दिन बना उससे पहले अगर आप भारत आ गए हो तो आप भारत के नागरिक हैं। अन्यथा अगर आप परमिट 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो तो आप भारत के नागरिक हैं। यदि आप 19 जुलाई 1948 के बाद यानी परमिट लागू होने के बाद भारत आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परमिट से 6 मंथ बाद, मैंने क्या लिखा इसका मतलब समझिए, आपको एक परमिट भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा कि हम भैया भारत में रहना चाह रहे हैं। तो उस समय 6 महीने आप रहेंगे लेकिन आप कहीं भारत के नागरिक नहीं होंगे। 6 महीने बाद आप नागरिक भारत के बन जाएंगे। इसका मतलब ये है अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो आप भारत के नागरिक हैं, लेकिन अगर इस परमिट के बाद आते हैं तो आपको 6 महीने रुकना पड़ेगा, तत्काल आपको नागरिकता नहीं दे दी जाएगी। वो उस समय था जब तांता लागू हुआ था पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों का। ये अनुच्छेद 6 और 7 तत्कालीन स्थिति को देखते हुए बनाए गए थे। इस समय इनका कोई अस्तित्व नहीं है। समझ लिया आपने? 7 पढ़ लेते हैं। 7 क्या पढ़ लिया? भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। जैसे आपने देखा होगा कि जब ये 1 मार्च 1947 की डेट है, 15 अगस्त 19 यानी आजादी के कुछ समय पहले ऐसा माहौल देश में बन गया था, लोगों को लगने लगा था कि बंटवारा निश्चित है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यार हम पाकिस्तान चले जाएं अच्छा होगा। पाकिस्तान चले गए। जब पाकिस्तान चले गए, देश आजाद हुआ, पाकिस्तानियों ने अपना रंग दिखाया, मारकूट वहां बहुत भयंकर तरीके से जब शुरू हुआ तो लोग भारत आना चाहे। तो मैंने बताया कि 6 और 7 उसी समय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बनाए गए थे। तो 6 क्या है? 6 में लिखा है, अनुच्छेद 7 में लिखा है आर्टिकल नंबर 7 में कि भारत से पाक गए लोगों की नागरिकता। कैसे? इसका एक पॉइंट है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाक गया, यानी पाक का मतलब पाकिस्तान। 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप पाकिस्तान गए और किंतु वापस आ जाएं, चले तो गए आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान, लेकिन जब बाद में आप वापस आना चाहते हैं तो आपको तत्काल नागरिकता नहीं जाएगी मित्रों। कि आप चले गए और आपको अच्छा ना लगा तो आप तत्काल आ जाइए, नागरिकता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भारत से पाकिस्तान यानी 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और फिर लौट के वापस आ गए तो आपको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन यानी 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि हम आ गए हैं, उसी तरह परमिट नियम जैसे 6 महीने आपको रुकना पड़ेगा। 6 महीने भारत में रुकना पड़ेगा। फॉर्म भर दिया आपने कि हम आ गए, इसके बाद 6 महीने रुकिए, फिर आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। आर्टिकल नंबर 8 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 7 हो गया, आर्टिकल 6 पढ़ लिया। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का वर्णन। 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान तो गए किंतु वापस आ गए तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान क्या था? 6 महीने रुकना था, इसके बाद नागरिकता थी। 8 में है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। समझना। 5 में क्या है? 5 में यह बताया गया है कि नागरिकता कैसे मिलती है। और 8 में क्या है? जैसे कोई बच्चा मान लीजिए विदेश में पढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ के नागरिक है उसके माता पिता, विदेश में बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा पैदा हुआ विदेश में पढ़ने लगा, तो ऐसा नहीं कि वो देखिए वहां की नागरिकता लेना चाहे तो वहां की नागरिकता का जो कानून होगा कि इतने साल रुको तो नागरिकता मिलेगी, ले सकता है। लेकिन वह भारत की नागरिकता भी ले सकता है कि यदि उसके माता पिता भारतीय हों। अगर माता पिता भारतीय हैं, भारत में पैदा हुए हैं, या उनके, मैंने बताया कि कैसे मिलती है, उनका जन्म हुआ हो या उनके माता पिता का जन्म हुआ तो वो नागरिक हैं। ठीक है। तो अगर उसके जो विदेश में बच्चा पढ़ रहा है अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वह नागरिकता ले सकता है। अनुच्छेद 8 के तहत पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 9। दोस्तों देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। 5 आपने पढ़ लिया, नागरिकता की परिभाषा है यानी नागरिक कौन होगा। 6 में आपने क्या पढ़ा? 6 में आपने पढ़ा कि भारत से पाकिस्तान गए लोग,
या पाकिस्तान से आए लोग। 7 में भारत से पाकिस्तान गए लेकिन लौट आए। 8 में क्या पढ़ा? 8 में आपने पढ़ा कि यदि उसके माता पिता भारतीय हों, विदेश में बच्चा भले ही रह रहा है उसको नागरिकता मिलेगी। 9 में पढ़िए, 9 में लिखा विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब, मान लीजिए आप भारत से घूमने गए, पढ़ने गए, नौकरी करने गए, आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन जब आप उस देश की नागरिकता ले लेंगे तो आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, यानी भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकता। यह नहीं कि आप अमेरिका के नागरिक भी हैं, भारत में भी नागरिकता लिए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप पढ़ने गए हैं, घूमने गए, मान लीजिए इंग्लैंड से कोई भारत आया ताजमहल देखने, तत्काल उसे भारत की नागरिकता तो मिल नहीं जाएगी ना, तो इंग्लैंड से उसकी तत्काल नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वह घूम के चला जाएगा, वहीं का नागरिक रहेगा। ठीक है, इसी तरह भारत से कोई पढ़ने जाता है, कोई नौकरी करने जाता है, भारत से बहुत सारे लोग जर्मनी, जापान, अमेरिका, बहुत देशों में है, नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बहुत सारे लोग हैं, क्या उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब आप जैसे अमेरिका में रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, आप वहां की नागरिकता आपने ले लिया, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कौन सा कहता है? ये कहता है भैया अनुच्छेद 9 कि विदेशी नागरिकता यानी किसी देश की, किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना, यानी आपकी नागरिकता कोई ऐसे समाप्त नहीं कर सकता। मान लीजिए कि सरकार चाहे कि नागरिकता हटाओ, राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी सोचे कि नागरिकता ही हटा दो क्योंकि भारत का नागरिक नहीं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो ऐसा नहीं कि तत्काल कोई चाहे तो सीधा नागरिकता खत्म कर दे कि आप भारत के नागरिक नहीं, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम ही अकेले लड़ेंगे। सरकार चाहे तो बिल्कुल, लेकिन अनुच्छेद हमारा 10 जो है हमारी ताकत है, वो क्या कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक आप कोई अन्यथा कार्य ना करें। कहने का मतलब देश विरोधी कार्य ना करें कि चीन और भारत का युद्ध हो रहा है, आप चीन की तरफ से हमारी तरफ गोली चला रहे हैं, ऐसा काम करेंगे। अब पाकिस्तान भारत का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, आपको सरकार हटा देगी, हटो। इसलिए ताकत है नागरिकता आपकी, लेकिन जब तक आप देश विरोधी कार्य न करें तब। यह नहीं कि किसी देश से युद्ध हो रहा है आप उस तरफ से गोली चलाएं, बम फोड़ें, ये सब चीजें, ऐसा करने पर आपकी नागरिकता बिल्कुल तत्काल हटा दी जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक आप कोई अन्यथा कार्य न करें, देश विरोधी कार्य न करें। अनुच्छेद 11 का कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। क्योंकि मैं इसके आगे जो पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। संसद को अधिकार है नागरिकता पर कानून बनाने का। नागरिकता के विषय में संसद समय समय पर कानून बनाती है, और कब कब बना है मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके बाद देखिए, और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि नागरिकता पर कानून संसद तो बनाती है, लेकिन कौन सा मंत्रालय नागरिकता पर कानून बनाता है? इसमें अधिकार है दोस्तों होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय। जो भारत का गृह मंत्रालय है वही नागरिकता पर कानून बना सकता है। ऐसा नहीं कि वित्त मंत्रालय बना दे, गृह मंत्रालय। परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर कि नागरिकता के संबंध में किस मंत्रालय को अधिकार है नागरिकता के संबंध में कानून बनाना, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे, इसमें लिखा होगा गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय वाले ऑप्शन में टिक करेंगे। दोस्तों आपने 5 से 11 तक पढ़ लिया, यानी भाग 2 नागरिकता आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला हूं, देखिए दोस्तों, हमने नागरिकता के 6 से 11 तक अनुच्छेद पढ़ लिए, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अनुच्छेद 6 और 7 था वो तो तत्कालिक कारण को देखते हुए बनाया गया था। क्या आपको मूल संविधान में आपको कहीं विस्तृत जानकारी मिली नागरिकता की कि कोई विदेशी व्यक्ति जब आए तो कितने, मान लीजिए वो तो आज़ादी के समय की बात थी, आज कोई विदेशी व्यक्ति आ रहा है तो कितने वर्ष यहाँ रुके तो उसको नागरिकता मिल सकती है, या कितने वर्ष के बाद नागरिकता मिलेगी, कोई अच्छा कार्य, ये सब चीजें मूल संविधान में नहीं लिखी गई थी। इसीलिए आपने देखा होगा अनुच्छेद 11 में संविधान में क्या लिखा? अनुच्छेद 11 में कि संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है, गृह मंत्रालय को। ठीक है, तो उस समय जो आप नोट डाल के लिखेंगे कि मूल संविधान में नागरिकता के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। ठीक है विस्तृत जानकारी आपको कहां मिलती है? कानून बनाया गया, अधिनियम बनाया गया, उसका नाम है नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता लेने और देने, नागरिकता मिलने या समाप्त होने के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।
यानी मूल संविधान में नागरिकता के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं की गई थी। विस्तृत चर्चा कहां पर की गई है? चर्चा की गई है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। यानी संविधान बना, उसके बाद 1955 में नागरिकता अधिनियम आया, ठीक है। उसमें नागरिकता के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई है, ठीक है। आपने देखा इसके बाद इस नागरिकता अधिनियम में सुधार हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार में ही बिल्कुल परफेक्ट कोई चीज बना दे, उसमें समय समय पर सुधार करना पड़ता है। देखिए, कोई भी चीज हो, संविधान है मान लीजिए, अगर हम समय समय पर उसमें बदलाव ना करेंगे, तब की स्थिति को देखते हुए बनाया गया। आज स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। आप मोबाइल की ही ऐप को देखते होंगे कि हर महीने 2 महीने बाद अपडेट आते हैं, यानी सुधार होता है उसमें। तो इसी तरह हमारा संविधान भी है। अगर आप पहले की उसी चीज को देखेंगे, मान लीजिए कोई नई समस्या आ गई, उस समय वो समस्या नहीं लिखी गई थी, उसमें नहीं दिमाग में आ पाया था, तो आप इसमें सुधार करेंगे। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया गया, उसमें कुछ खामियां नजर आई। तो जब खामियां या कमियां नजर आई, तो उसको 1986 में थोड़ा सुधारा गया। इसके बाद भी कुछ कमियां रह गई, 1992 में सुधारा गया, उसके बाद 2003, उसके बाद 2005, थोड़ा सुधार 2015 में भी हुआ, और 2019 में तो एनआरसी विस्तृत सुधार हुआ। इसको देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 में आपने नोट डाल के लिख लिया। नोट डाल के आप ये लिखिए कि मूल संविधान में नागरिकता के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। यानी नागरिकता के विषय में विस्तृत जानकारी नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दी गई। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955। अगर इसके बाद यह पूछा जाए कि नागरिकता अधिनियम में प्रथम सुधार कब हुआ, यह बहुत जटिल प्रश्न है। मैं काफी डीप पढ़ाई दे रहा हूं आपको, ताकि नागरिकता से कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। प्रश्न आएगा कि नागरिकता अधिनियम में प्रथम सुधार कब हुआ? फर्स्ट सुधार, प्रथम सुधार हुआ दोस्तों 1955 में, क्योंकि बना 1955 में, सुधार हुआ 1986 में। दोस्तों नागरिकता अधिनियम, यानी नागरिकता अधिनियम में ही नागरिकता के विषय में विस्तृत चर्चा की गई, मूल संविधान में नहीं की गई। तो नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955। प्रथम सुधार कब हुआ? 1986। फिर तो कई सुधार हुए, 1992, 2003, 2005, 2015, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम। जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, उसमें आप 5 तरह से नागरिकता मिल सकती है आपको। 5 तरह से नागरिकता कैसे? देखिए 5 तरह से नागरिकता कैसे? पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा, वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा, पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन, उसी को इंग्लिश में रजिस्ट्रेशन कहते हैं, रजिस्ट्रेशन के आधार पर नागरिकता। चौथा है एक अर्जित मैं आगे बताऊंगा आपको। और एक है देशीकरण के आधार पर नागरिकता। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इनका वर्णन कहां है? नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इनका वर्णन किया गया है। ये मूल संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया था। मान लीजिए अगर ये ना बनाया जाता, तो कोई विदेशी व्यक्ति आता, उसमें लिखा ही नहीं है कि कोई विदेशी व्यक्ति बाद में आते कितने वर्ष बाद उसे नागरिकता मिलेगी, इसलिए इसको बनाना पड़ा 1955 में। पढ़ते हैं जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे? जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे? देखिए जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं ना दोस्तों, तो कब कब सुधार होकर क्या किया गया। यानी जन्म के आधार पर नागरिकता की जो पहले परिभाषा थी, उसमें एक सुधार हुआ 1986 में, एक सुधार हुआ 2003 में। ये बहुत रद्दी कहने का मतलब ये बहुत रद्दी कानून बना दिया गया था। ये कानून बहुत ही फालतू बना दिया गया था। अब देखिए सुधार कब हुआ इस कानून में? सुधार हुआ 1986 में। 55 में बना था, ये थोड़ा सा गलत कानून बन गया था। 55 में बना था और जाके 31 साल बाद सरकार को होश आया, संसद को होश आया, ये तो गलत बन गया, इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें सुधार किया गया 1986 में मित्रों। इसमें क्या किया गया था? 1955 नागरिकता अधिनियम में जो जन्म के आधार पर नागरिकता दे रही थी, इसमें मैंने नीचे लिखा किसी को भी जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी गई थी, इसमें लिख दिया गया था। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, कोई विदेशी महिला है, भारत आई ताजमहल देखने, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी हो गई, उसके बच्चे को नागरिकता मिल जाती थी। वो बिल्कुल कहा कि भैया आपका संविधान कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका बहुत दुरुपयोग होने लगा। पाकिस्तानी लोग, आतंकवादी आते, मान लीजिए जम्मू कश्मीर सटा है, तो पाकिस्तानी आते, जम्मू कश्मीर किसी महिला से विवाह करते, बच्चा हो जाता, नागरिकता मिल जाती। मान लीजिए कोई आ रहा है, कहीं घूमने आता है, भारत घूमने आया, मान लीजिए 7 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते के परमिट से कोई घूमने आया,
बच्चा यहीं हो गया तो क्या उसको नागरिकता मिलनी चाहिए? आप बताइए, मिलनी चाहिए दोस्तों, नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आया है, कोई बाहरी महिला आई है, उसने बच्चे को जन्म दिया भारत में, तो क्या तत्काल उसको नागरिकता मिल जानी चाहिए? कानून गलत था या नहीं? आप बताइए कमेंट करके। यह कानून मेरे हिसाब से गलत था, क्योंकि किसी को भी नागरिकता मिल जाती थी ना इससे, इसलिए कानून गलत था। जन्म के आधार पर, यानी भारत में किसी का भी जन्म हो जाए, उसमें लिख दिया गया था कोई भी भारत आए, कोई महिला जन्म हो जाए किसी बच्चे का, उसको नागरिकता मिल जाती थी। इस तरह में दिक्कत हुई। जब दिक्कत हुई पाकिस्तानी लोगों की महिलाओं को भेज देते थे, डिलीवरी यहीं हो जाती थी, नागरिकता ले लेते थे आतंकवादी। इसमें सुधार किया गया 1986 में मित्रों। क्या सुधार किया गया? सुधार यह किया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता उसी को मिलेगी जिसके माता या पिता में से कोई भारत का होगा। समझ रहे हैं? अब देखिए इसमें समझिए, इसमें क्या था? जन्म के आधार पर माता पिता मान लीजिए विदेश के हैं, अमेरिका के, वो भारत आए, महिला ने बच्चे को जन्म दिया, उसके बालक को मिल गई नागरिकता भारत की। गलत था कि नहीं? अब देखिए 31 वर्ष बाद जब इसमें सुधार किया गया, तो सुधार क्या किया गया कि माता या पिता में से कोई भारत का होना चाहिए। अब जो है विदेशी लोग इसका भी मिसयूज करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। कैसे? मान लीजिए कोई पाकिस्तान का नागरिक है और महिला है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की, भारत की। वह आया, पढ़ने के बहाने आया, नौकरी करने के बहाने आया। देखिए मैं आपको समझा दूं कि ऐसा नहीं है कि कोई विदेश का नागरिक यहां रह रहा है, नागरिकता नहीं ली तो काम नहीं कर पाएगा। वह काम कर सकता है, धंधा कर सकता है, व्यापार कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बहुत उच्च पदों में नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि आप उसको जीने नहीं देंगे, जीने देंगे, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, कमाए खाएगा, अपना पालन पोषण करेगा, बिल्कुल सब कुछ करेगा। ठीक है तो 1986 में सुधार हुआ कि माता या पिता में से कोई होना चाहिए। पहले क्या था? कोई भी माता पिता कहीं के भी हो, बच्चे का जन्म हुआ, नागरिकता ले लीजिए। इसके बाद जब 31 साल बाद सुधार हुआ तो उसमें कहा गया कि माता या पिता में से कोई भारत का होना चाहिए। इसका भी दुरुपयोग हुआ। पाकिस्तान से लोग आते थे, मान लीजिए कोई लड़का है, पढ़ने के बहाने आया जम्मू कश्मीर में पढ़ा, किसी लड़की से उसकी शादी, उसने शादी कर ली, चोरी से शादी कर ली। आया था पढ़ने, शादी कर लिया, उसने, महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तो नागरिकता उसको मिल जाएगी। क्योंकि हमारा कानून कहता है, हमारा संविधान कहता है, संविधान में जोड़ दिया गया नागरिकता अधिनियम 1955 को। तो हमारा संविधान कहता है कि भैया 1986 में सुधार कर दिया गया कि माता या पिता में से कोई भारतीय होना चाहिए। तो माता तो भारतीय थी ना, वो पिता कहाँ का था? पाकिस्तान का, लेकिन माता भारतीय थी, इसलिए उसको नागरिकता मिल गई बच्चे को। इसका भी मिसयूज बहुत होने लगा। तो फिर सरकार ने 2003 में इसमें भी संशोधन किया कि माता पिता में से होना तो चाहिए, लेकिन वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पढ़ने के बहाने आया है और चोरी से शादी कर लिया, बच्चे को जन्म दिया महिला ने, और महिला तो भारत की है, नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें सुधार हुआ कि वैलिड तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़ने के बहाने आए, व्यापार करने के बहाने आए, शादी कर ले, बच्चे को जन्म दिया, नागरिकता मिल जाएगी। माता और पिता दोनों की वैलिड होनी चाहिए, यानी वह भी व्यक्ति रहने आया हो, ठीक है, उसको भी नागरिकता मिली होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो आया पढ़ने के बहाने आया था, पढ़ने बन गया बाप, इसलिए उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। पहले की क्या था? सबको नागरिकता। 1986 में क्या किया गया? माता या पिता में से कोई। लेकिन 2003 में कर दिया कि दोनों को वैलिड होना चाहिए, दोनों का प्रूफ वैलिड। ये नहीं कि चोरी से नागरिकता अर्जित कर लियो, रह रहा है 5 साल, बता दिया मैं 10 साल से नागरिकता मिल जाए, ये बिल्कुल गलत है। तो जन्म के आधार पर नागरिकता में समझ लिया। पहले अधिनियम 1955 में क्या था? सभी को। फिर इसमें सुधार किया गया 1986 में, 2003 में। ठीक है, अब दूसरा पढ़िए, वंश के आधार पर नागरिकता। दोस्तों हम लोगों को 99% लोगों को वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली। कैसे? हमारे पिताजी भारत के थे, नागरिकता मिली। उनको कब मिली? उनके पिताजी भारत में थे, उनको मिल गई वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर देखिए इसमें भी एक सुधार किया गया। वंश के आधार पर दोस्तों जब 1955 में कानून बना तो उसमें क्या लिख दिया गया कि वंश के आधार पर नागरिकता मिल तो जाएगी, लेकिन वंश पिता से माना जाएगा। ठीक है, यानी पिताजी भारतीय हो तब नागरिकता मिलेगी आपको। वंश पिता से माना गया। आप बताइए कि गलत हो रहा है? संविधान हमारा कह रहा है कि लड़का लड़की, महिला पुरुष में कोई भेदभाव नहीं। यहां तो भेदभाव हो गया ना महिलाओं के साथ, क्योंकि वंश के आधार पर नागरिकता मिल रही है, वंश पिता से गिना जाएगा। इसमें यह गलत था।
महिलाओं ने केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या हम नागरिक नहीं भारत के, क्या हमारे आधार पर वंश की गणना नहीं होनी चाहिए, हमारा लड़का है क्या उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो इसमें भी सुधार किया गया 1992 में कि माता के आधार पर भी वंश माना जाएगा, पिता के आधार में भी वंश माना जाएगा। वंश के आधार पर नागरिकता पहले पिता से मिलती थी। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए अपनी भाषा में। एक सानिया मिर्जा जी हैं, सानिया मिर्जा भारत की नागरिकता ली हुई है। अब सानिया मिर्जा शादी कर ले पाकिस्तान से, शोएब मलिक से शादी किया, पाकिस्तान का लड़का शोएब मलिक। अब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से शादी की, उसका लड़का हुआ। तो आप बताइए उसको नागरिकता मिली कि नहीं? नागरिकता उसको नहीं मिली दोस्तों। कैसे नहीं मिली? नहीं मिलती थी। इस नियम 1992 में सुधार ना अगर करते तो नागरिकता ना मिलती। कैसे? क्योंकि वंश तो पिता के आधार पर गिना जा रहा है। पिता कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इसमें कहा जा रहा है कि वंश के आधार पर नागरिकता तभी मिलेगी जब पिताजी भारत के हो, तब मिलेगी। माता भारत की है तो नहीं मिलेगी। अब देखिए माता भारत की है सानिया मिर्जा, शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं, तो नागरिकता उनके बच्चे को नहीं मिलेगी। उदाहरण मैं दे रहा हूं। तो इसमें सुधार महिलाओं ने जब केस किया सुप्रीम कोर्ट में कि क्या समानता का अधिकार नहीं है, हमें कानून दे रहा है समानता का अधिकार, इसमें तो समानता अधिकार रह ही नहीं गया। वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी लेकिन वंश पिता के आधार पर गिना जाएगा। तो इसमें 1992 में सुधार किया गया संविधान में। उसमें कहा गया कि माता पिता दोनों से वंश चलेगा। अब सानिया मिर्जा का लड़का यानी कि सानिया मिर्जा भारत की हैं, शोएब मलिक पाकिस्तान के, उनके जो बच्चा हुआ है वो चाहे तो पाकिस्तान की नागरिकता भी ले सकता है, चाहे तो भारत की नागरिकता भी ले सकता है, क्योंकि उसकी माता जी भारत की हैं। ठीक है। दो आधार पर हो गया, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। एक है पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। देखिए पंजीकरण के आधार पर नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति भारत आया, वह 7 वर्ष रुक जाए भारत में, 7 वर्ष, फिर इसके बाद वह एलिजिबल हो जाएगा पंजीकरण करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, नागरिकता का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहां से भरा जाएगा? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, गृह मंत्रालय भारत सरकार में फॉर्म भरा जाएगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति या 7 साल रुक गए उसको नागरिकता दे दी जाएगी, ये नहीं। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस बन सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस बन सकते हैं, तो ये नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए तो आप कहें सरकार से आईएएस बना दीजिए, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। इसका मतलब ये नहीं, आप एलिजिबल हुए हैं आईएएस का फॉर्म डालने के लिए। इसका मतलब यह नहीं कि कोई विदेशी व्यक्ति 7 साल भारत में रुक जाए तो उसको नागरिकता मिल ही जाएगी। वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार उसका बायोडाटा देखेगी, सरकार उसके देखेगी कि इसने कोई विवाद तो नहीं किया, कोई देश विरोधी कार्य तो नहीं किया 7 वर्ष में। अगर उसका पूरा कैरियर सर्टिफिकेट देखिए, अगर उसका सब कुछ अच्छा रहा, भारत में 7 साल रुका, सब कुछ बढ़िया रहा, तो नागरिकता मिल सकती है सरकार चाहे तो। यहां पर बहुत सारे लड़के अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं, गलत कर देते हैं। प्रश्न क्या रहता है? विदेशी नागरिक को नागरिकता लेने कितने वर्ष उसको रोकना पड़ेगा? सबसे ज्यादा क्या कर देते हैं? 5 साल, लेकिन बिल्कुल गलत। वर्तमान में यह नियम 7 वर्ष का है दोस्तों। इसका 7 वर्ष का पंजीकरण के आधार पर नागरिकता आपको 7 वर्ष बाद मिलेगी। 7 वर्ष बाद आप एलिजिबल होंगे, एलिजिबल होने के बाद आप पंजीकरण करवाएंगे। अगर सरकार चाहती है इसको नागरिक बनाया जाए, नागरिकता दी जाए, क्योंकि इसने 7 वर्ष में भारत के अंदर कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई देश विरोधी कार्य नहीं किया, लड़ाई झगड़े कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध नहीं किया, उसको नागरिकता दी जाएगी। सरकार चाहे तो नागरिकता नहीं दी जाएगी, चाहे 50 साल रुके, इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इससे पहले यह नियम क्या था? जो 7 वर्ष है दोस्तों, इसमें लिख दिया मैंने क्वेश्चन में, विवाद 7 वर्ष। आप क्या समझेंगे कि 7 वर्ष में नागरिकता मिल तो जाएगी, लेकिन जब उसने कोई जघन्य विवाद, जघन्य अपराध न किया हो, सरकार चाहेगी तब एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने ग्रेजुएशन का उदाहरण, ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस का फॉर्म भर सकते हैं, ना कि आईएएस बन सकते हैं कि ग्रेजुएशन पास कर लिया आईएएस बन जाएंगे, आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो विवाद ना हो, 7 साल रुके तब। पहले कानून क्या था? 5 साल का। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, पहले 5 वर्ष था, उससे भी पहले यह नियम 6 माह का था, यानी कोई विदेशी व्यक्ति भारत आए, 6 महीने रुके, नागरिकता ले सकता है। ठीक है, अब वर्तमान में क्या है? 7 वर्ष। उससे पहले क्या था? 5 वर्ष। उससे भी पहले था 6 माह। तो मैंने बताया कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता 5 प्रकार से मिल सकती है। जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरी पंजीकरण के आधार पर, चौथा अर्जित आधार पर, 5वां
देशीकरण के आधार पर। हमने 3 पढ़ लिया, कौन कौन सा? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के आधार पर। अब 2 और देख लेते हैं, देशीकरण के आधार पर और अर्जित आधार पर। देखते हैं दोस्तों, जो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 था उसमें हमने 3 प्रकार से नागरिकता पढ़ लिया, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। अब हम देखते हैं चौथा, 5वां। चौथा जो नियम है जिससे नागरिकता हमें मिल सकती है, देशीकरण। देशीकरण में क्या है? देशीकरण का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया, ना उसने यहाँ शादी की, ना वहाँ नौकरी कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, केवल रह रहा है, ठीक है। तो उसको, उसके क्या नियम है जिससे वह नागरिकता ले? ना तो वो कमाने आया, ना व्यापार करने आया, ना मतलब कुछ करने आया, ना नौकरी कर रहा है, ना शादी की, कुछ नहीं कर रहा, 10 वर्ष यहाँ रहा जैसे, तो उसे नागरिकता कैसे मिलेगी? उसे मिलेगी जो भारत की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो और कला विज्ञान क्षेत्र में उसने कोई कार्य अच्छे किए हो, जैसे साइंटिस्ट टाइप का कोई व्यक्ति हो, गायक है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है, तो कला और विज्ञान के क्षेत्र में उसने बहुत अच्छे कार्य किए हो। दूसरा, उसने क्या किया हो? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में किसी एक भाषा का अच्छा जानकार हो और वह 10 वर्ष भारत में रुका हो, तो उसको देशीकरण के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी। उसने मतलब ना नौकरी करने आया, ना उसने शादी की, ना कुछ किया, तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। दोस्तों, एक है पाकिस्तान के गायक अदनान सामी जी, उन्होंने 10 वर्ष से ज़्यादा भारत में रह रहे हैं, बहुत अच्छे गायक हैं। उनका कोई विवाद, कोई उस तरह का कार्य नहीं रहा कि उन्हें नागरिकता ना दी जाए, और उसने बहुत अच्छा कला में तो मान लीजिए कार्य ही कर रहे हैं। भारतीय भाषा के भी अच्छे जानकार हैं, हिंदी के जानकार हैं और 1-2 भाषा जानते हैं। 10 वर्ष से ज़्यादा रहे तो भारत सरकार ने उन्हें नागरिकता दे दी है। तो देशीकरण के आधार पर नागरिकता आप जान गए कैसे मिलती है। एक है अर्जित आधार पर नागरिकता कैसे मिलती है। जैसे मान लीजिए कोई विदेशी राज्य को आपने अर्जित किया, मिलाया, उदाहरण सिक्किम। 16 मई 1975 को 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 को आपने सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया। मान लीजिए सिक्किम को आपने मिला लिया अपने में, ठीक है। अब सिक्किम को आपने मिला लिया, 35वां संविधान संशोधन में सह राज्य बना था, 36वें संविधान संशोधन के तहत वह पूर्ण राज्य बन गया था 16 मई 1975 को। तो आपने सिक्किम को अर्जित राज्य में लिया, भारत में मिलाया, तो क्या उनके नागरिक को आप नागरिकता नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। इससे पहले भी यही होता था। जो राजा लोग होते थे वह जब दूसरे राजाओं के लोगों को जीत कर लाते थे, यानी दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त कर लेते थे, जो उनके नागरिक थे, क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाती थी? बिल्कुल दी जाती थी। मान लीजिए मगध का राजा है, किसी अपने पड़ोस के, मान लीजिए वज्जी राज्य पर उसने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद उसकी जीत गए उस राज्य को, तो उस राज्य को वह नागरिकता तो देगा। इसीलिए अर्जित आधार पर नागरिकता मिल सकती है। जैसे आपने कोई राज्य अर्जित किया, उदाहरण सिक्किम, तो सिक्किम के लोगों को नागरिकता मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, भारत साधन अधिनियम कहता है 1955 कि नागरिकता आपको 5 प्रकार से मिल सकती है। किस प्रकार? कौन कौन से 5 तरीके हैं? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, 5वां है अर्जित आधार पर। ठीक है, आपने नागरिकता पढ़ लिया। अब देखिए, सिक्किम अर्जित भूमि, मैंने बता दिया। नागरिकता समाप्त कितने तरीकों से हो सकती है? 5 तरीकों से नागरिकता ली जा सकती है, और 3 ऐसे तरीके हैं जिससे नागरिकता से आप यानी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। 5 तरीके से ले सकते हैं, 3 तरीके से आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला, त्याग ऑप्शन में आता है कि नागरिकता समाप्त कब की जा सकती है। ऑप्शन में रहेगा स्वेच्छा से त्याग देना। तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग दे, मतलब किसी विदेश में रह रहा है, उसने वहां की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दिया कि मैं भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता, मैं फला देश में रहूंगा, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी त्याग के आधार पर, जब वो स्वेच्छा से त्याग दे। पहला, समाप्त होने का। दूसरा, बर्खास्त करने का मतलब, मान लीजिए पाकिस्तान चीन का युद्ध हो रहा है, आप चीन जिंदाबाद, चीन की तरफ से गोलेबाजी कर रहे हैं, बंदूकबाजी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो आपको नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाए। मान लीजिए कोई विदेशी अतिथि आए, मान लीजिए कहीं के राष्ट्रपति आए, आपने जाकर उनके ऊपर थूक दिया, उनको गाली गलौज कर दिया, तो कहेंगे नहीं कि यार भारत का नागरिक है, कैसा बर्ताव कर रहा है। तो सरकार कहेगी, सरकार बर्खास्त कर दी नागरिकता से, हटो तुम पागल हो, इसका मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है, इसको नागरिकता से बर्खास्त किया जाता है।
तो बर्खास्त कब किया जाएगा? जब आप कोई देश विरोधी काम करें, कोई बहुत विदेशी किसी गणमान्य व्यक्ति को कुछ कहे, ठीक है। चौथा, वंचित कर दिया जाएगा। जैसे धोखे से आपने नागरिकता अर्जित कर ली, मान लीजिए 7 साल का नियम है, नियम 7 साल का है, पंजीकरण के आधार पर 7 साल आप रुके, आपने ले लिया, लेकिन आप 7 साल रुके ही नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी कागजात बनवा के आपने नागरिकता ले ली पंजीकरण के आधार पर। तो जब आपका मान लीजिए चेक हुआ, आपने फर्जी आधार पर अर्जित की थी नागरिकता, तो आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपने विदेश में रह रहे हैं, 10 वर्ष से रह रहे हैं, तो भी आपको वंचित कर दिया, यहाँ की नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आप त्याग पत्र दे अथवा ना दे, आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने नियम, कितने आधार पर? 5, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, अर्जित आधार पर, और चौथा देशीकरण के आधार पर। नागरिकता का त्याग कितने आधार, नागरिकता समाप्त कितने तरीके से हो सकती है? जब आप स्वेच्छा से त्याग दें, आप बर्खास्त कर दी जाए, कोई देश विरोधी कार्य करें। तीसरा, जब आप वंचित कर दिए जाएं, यानी धोखे से आपने नागरिकता भारत की ले ली, आप वंचित कर दिए जाएंगे। भाग पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा दोस्तों? पहले में भारत का नाम इंडिया या भारत होगा, दूसरा विदेशी सीमाओं को मिलाओ, तीसरा अपने सीमाओं में परिवर्तन, चौथा अनुच्छेद 2 और 3 में हुए संशोधन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, 5वें में नागरिकता की परिभाषा, 6वें में पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता के नियम, 7वां भारत से पाकिस्तान गए फिर लौट के आए, 8वें में आपकी नागरिकता समाप्त नहीं है, आप घूमने का नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। इसलिए 9, 10 में नागरिकता का बना रहना, 11वें में नागरिकता के आधार पर संसद कानून बनाएगी। देखिए मैंने आपको बताया, नोट डाल के लिख लीजिए कि यानी नागरिकता के बारे में मूल संविधान में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई थी। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्त होना या अर्जित करने की विस्तृत जानकारी कहां दी गई है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। इसमें प्रथम सुधार कब हुआ? 1986 में। बहुत सारे सुधार हुए, लेकिन प्रथम सुधार हुआ 1986 में। आपने विस्तृत रूप से नागरिकता पढ़ लिया। कल हम भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिया, कल हम पढ़ेंगे भाग 3, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। बहुत अच्छा मजा आने वाला है। आपने वीडियो देखा पहला, इसको देखिए। इसके बाद भाग 3 में पढ़ाऊंगा कल। भाग 3 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, यानी हमारे कितने अधिकार हैं। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। 2-3 वीडियो इसमें मौलिक अधिकार में बनेगी, विस्तृत जानकारी कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। बहुत से लोगों को हमारे अधिकार, अपने स्वयं के अधिकार नहीं पता होते, तो मौलिक अधिकार में पढ़ाऊंगा, 2-3 क्लास लूंगा, आपको विस्तृत जानकारी हो जाएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट भाग 3 में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।